दोस्तों इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या दुनिया में कोई भी शेयर लाइफ टाइम के लिए होता है। इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं लाइफ टाइम पोर्टफोलियो शेयर्स के बारे में एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो शुरुआत करते हैं सिंपल से 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या कोडैक के बारे में आप जानते हैं? कोडैक फोटोग्राफी का किंग हुआ करता था राइट एक समय पे। क्या आप नोकिया के बारे में जानते हैं? नोकिया मोबाइल्स का किंग हुआ करता था एक समय में, और आज इन दोनों को क्या हुआ है ये सबको पता है। सो लाइफ टाइम पोर्टफोलियो का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सिंपल से टर्म्स में, कंपनी के पास एक बिजनेस होता है, कंपनी के पास एक टेक्निकल चार्ट होता है। अब टेक्निकल चार्ट में प्राइसेस मूव करते हैं राइट। टेक्निकल चार्ट में प्राइसेस मूव करते हैं और वो प्राइसेस हमें हर दिन मार्केट में आकर ट्रेड होते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स जो रहते हैं वो बेस्ड ऑन द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो बिजनेस कर रही है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो पिछले क्वार्टर में ट्रेन की डिमांड क्या थी, इस क्वार्टर में ट्रेन की डिमांड क्या है और अगले क्वार्टर में ऑर्डर बुक्स क्या है। बेस्ड ऑन दैट हम फंडामेंटल्स से ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, कंपनी फंडामेंटली साउंड है या नहीं। इसके साथ ही साथ हम उस पर्टिकुलर फंडामेंटल्स के हिसाब से ये जज करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे जो दिख रहा है वो फंडामेंटल्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझने की कोशिश करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें समय पर छोड़ देनी होती है। यानी कि शेयर मार्केट में समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझ में आएगा। आपके सामने ये चार्ट HDFC बैंक लिमिटेड का राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2007-8 की गिरावट में क्या इसमें गिरावट नहीं हुई थी? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एक समय पे 90 रुपये का ये स्टॉक था 2007 में, एंड ये गिर के 42 रुपये का आ गया। तो 90 रुपये से 42 रुपये कितने की गिरावट होती है? 50% से ज़्यादा की राइट। अब यहाँ पे इसके बाद क्या ये 90 रुपये के ऊपर कभी नहीं गया? ऑब्वियसली गया राइट। अब यहाँ पे देखिए तो 2012 में करीब करीब 174 रुपये का था, उसके बाद गिरावट हुई तो यहाँ पे 134 रुपये का आया। तो 174 रुपये से 134 रुपये, करीब करीब यहाँ पे 40 रुपये के आसपास की गिरावट। आई थिंक 30-35% की, यहाँ पे 40% की इनफैक्ट गिरावट फिर से। तो किसी कंपनी में 50% की, 30% की, 40, इवन 60-65% की गिरावट जब होती है राइट, तो किन कारणों से होती है? पहली बात तो रीज़न क्या है उसका, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात फंडामेंटल्स उसके कैसे चल रहे हैं उस दौरान, यानी कि 2007 से 8 के बीच में जब गिरावट हो रही थी तो HDFC बैंक के फंडामेंटल्स कैसे चल रहे थे। क्या उनकी सेल्स में बढ़ोतरी हो रही थी? क्या उनके ओवरऑल कैश डिपॉजिट्स या नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह इंटैक्ट थी, बढ़ रही थी? ये सब सेक्टर्स वाइज जो फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं उनको स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हमें डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है कि वेदर जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो प्राइसेस यहाँ से वापस उबर सकते हैं या प्राइसेस फर्दर गिरते चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप आरकॉम के केस में देख रहे हैं। आरकॉम आप देखिए तो एक समय पे करीब करीब 755 रुपये के आसपास था 2008 में। 2008 के बाद ऑब्वियसली सब में गिरावट हुई थी 2008 में, तो इसमें भी गिरावट हुई। बट आप ध्यान दीजिए तो 2009 में करीब करीब 319 रुपये के आसपास था। फिर से यहाँ पे एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा उभरा, फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर थोड़ा सा उभरा, फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें ऐसी कंपनियां स्टडी करनी चाहिए जिनमें कि पिछले 8-10 सालों में हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न देखने को मिले हों, ना कि लोअर हाई लोअर लो वाले पैटर्न। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ट के साथ कंपनी के बिजनेस को समझें और बिजनेस को समझने के साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें, और इसके साथ ही साथ चार्ट में बिजनेस के हिसाब से चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही या नहीं उसको समझें। ठीक है, सो सिंपल सा लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग का मतलब है कि कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बिजनेस ग्रो करता रहे, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करती रहे, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्री फ्यूचर में रिलेवेंट हो। फ्यूचर में रिलेवेंट होने का मतलब ये कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं
कि हालांकि पेट्रोल एंड डीजल अभी भी अगले कई सालों तक, इनफैक्ट 100 साल तो नहीं, कई सालों तक पेट्रोल एंड डीजल की कमी नहीं रहने वाली है। बट मान लेते हैं कि आज से 10 साल बाद, हमने देख लिया है डाटा के हिसाब से कि 10 साल बाद पेट्रोल एंड डीजल नहीं रह जाएगा पूरी दुनिया में। अब हम उसमें बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करने लगे तो फिर बिजनेस तो इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट। तो हमारे लाइफ टाइम पोर्टफोलियो का क्या होगा? लाइफ टाइम पोर्टफोलियो का मतलब एटलीस्ट 10, 15, 20, 25 साल, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है कि स्टॉक की पोर्टफोलियो, लाइफ टाइम पोर्टफोलियो बनाने से ज्यादा ये माइंडसेट का गेम है। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हम कितने समय तक टिक सकते हैं और वो बिजनेस क्या सस्टेन कर सकता है या नहीं, ये जानना यहाँ पे जरूरी होता है। एंड साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी होता है कि कोई भी स्टॉक परमानेंट नहीं होता है, यानी कि वो हर साल अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ता रहता है। प्राइसेस में हमने 40, 50, इवन 60% की भी गिरावट देखी है। ठीक है, सो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो समय बिताना जरूरी होता है लाइफ टाइम पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए। अब यहाँ पे सिंपल से बात वही फिर से आ जाती है कि किस तरह के स्टॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से एक स्क्रीनर पे क्वेरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे समझेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़। अब यहाँ पे चाहे तो 5,000 करोड़ रख सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो कि होती दिखने में छोटी होती हैं बट वो जाके आगे चल के ख़त्म भी हो जाती हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा माइक्रो टाइप की कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं से एस्टैब्लिश कर चुकी हो पिछले 5-10 सालों में, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 5 सालों का 10% या उससे ज़्यादा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए पिछले 5 सालों का 12% या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेरी को रन करते, राइट, तो करीब करीब 486 कंपनियां यहाँ पे निकल के आती हैं। अब 486 कंपनियां, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कई दिन लग सकते हैं। इनफैक्ट घंटों में काम हो सकता है बट दिन लग सकते हैं, क्योंकि AI के बताने के बाद भी हमें हर कंपनियों की मैनेजमेंट एनालिसिस, कुछ ऐसे इंटेंजिबल चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है जो कि AI हमें नहीं बता सकता। सो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का हम कर देंगे 18% या उससे ज़्यादा, एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों का 12% या उससे ज़्यादा कर देंगे। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम रन करेंगे तो अब करीब करीब 176 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ठीक, अभी भी यहाँ पे 100 कंपनियों से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे फर्दर इसको मजबूत करेंगे क्वेरी को। डेट टू इक्विटी हमारा कर देंगे लेस देन 0.3 एंड करंट रेशियो। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ये सब हम ऐसा S4R में डिस्कस करते रहते हैं। जस्ट इन केस आप वहाँ पे नहीं है तो जरूर से जरूर आइए। ये सब चीज़ें अगर हमें पता है, राइट, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ भाई 400 कंपनियाँ थी, 170 हुई, 17 हुई, 10 हुई, उसके बाद हमें क्या करना है, सारी चीज़ें हमें डाटा के हिसाब से समझ में आती रहती हैं। ठीक है, तो करंट रेशियो ग्रेटर देन 1.2। अब इसको रन करते हैं हम तो यहाँ पे मात्र 98 कंपनियां निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 10 एंड प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 40। इसको रन करते हैं तो 80 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट, यानी कि कंपनी पिछले 5-10 सालों का हम डाटा देख रहे हैं, राइट, पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है या नहीं। सो एवरेज 5 ईयर्स डिविडेंड ग्रेटर देन, सिंपल सा 10 करोड़ कर देते हैं, कम से कम कुछ तो डिविडेंड दिया हो कंपनी ने पिछले 5 सालों में एवरेज। तो इसको अगर हम रन करते, राइट, तो यहाँ पे करीब करीब 65 कंपनियों के आसपास निकल के आती है। यहाँ पे इसको और स्ट्रिंजेंट यानी कि मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि हमने कहा था, राइट, ग्रेटर देन 10,000 करोड़। अब इसको रन करते हैं तो 54 कंपनियों के आसपास निकल के आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी कंपनी का बिजनेस अगले 15-20 साल तक चल सकता है, ये स्टडी का हमारे लिए मेजर फैक्टर हो जाता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है, कोई भी स्टॉक परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट होनी चाहिए हमारी डिसिप्लिन, लॉन्जिविटी और रिव्यू प्रोसेस, यानी कि हर 2-3 साल पे कंपनी को रिव्यू करते रहना चाहिए। एंड अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है
तो पेशेंस रखें। अगर बिजनेस ही बदल गया तो फिर वहां पे इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग को रिव्यू करें लाइफ टाइम पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए। सो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सवाल है आपके इससे रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक की आप एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।